अल्टरनेटिंग करंट में रेजोनेंस। इससे पहले हम देख चुके थे एलसीआर सीरीज सर्किट, और उसी के अंदर पे हमने देखा था इम्पीडेंस। आपने ये भी देखा था जो इम्पीडेंस का मैक्सिमम वैल्यू होता है, और उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम रेसिस्टेंस भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा रेसिस्टेंस के बराबर होता है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर में हमको रेजोनेंस की आवश्यकता क्यों होती है, किसको रेजोनेंस कहते हैं, और हमारी लाइफ पे इस रेजोनेंस का क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि रेजोनेंस क्या किसको कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 2 लाइन लिख के रखा है कि रेजोनेंस किसको कहते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी सप्लाई इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आपने पिछले बार में समझ चुके हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। हमने एक यहाँ पे झूला का एग्जाम्पल देके समझाया था कि आप किसी पेड़ या कहीं पर भी झूला लटका दें और थोड़ा देर छोड़ दें तो अपने से वो इस तरह से हिलने लगेगी। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC, देन करंट इन द सर्किट बिकम मैक्सिमम। यहाँ पे बोला गया कि अगर जब हम कोई फ्रीक्वेंसी को एसी में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए सर्किट में, यानी कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC हो जाए, तब इस केस में उस सर्किट का जो करंट होता है वो हमारा मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। और इसी घटना को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस, यानी कि इसको हम लोग ट्यूनिंग कहते हैं। ट्यूनिंग का मतलब आपको समझ में आता होगा कि ट्यूनिंग किसको कहते हैं। आपने जब रेडियो को क्या करते हैं, स्टेशन पकड़वाने के लिए उसको क्या करते हैं, ट्यून करते हैं, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में लेके जाते हैं ताकि आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे। तब इसमें क्या क्या घटनाएं घटती है उसको भी आप समझ लीजिए कि देखिए ये हमारा एलसीआर सर्किट है। अब हमको एक पार्टिकुलर स्टेशन को सुनना है। मान के चलिए कि हमारे यहाँ 7-8 FM के स्टेशन चल रहे हैं, तो हमको किसी एक स्टेशन को सुनना है। तब इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ का जो रेजोनेंस है उसको हम जो RLC सर्किट है उसके रेजोनेंस से जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ में मैच करा देंगे। तब वो हमारा उस स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। चलिए समझते हैं कि मान के चलिए कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे डिफरेंट सोर्स ऑफ एसी है। चलिए इस सोर्स को हम 1 मान लेते हैं, इस तरह से ये 1 है, यहाँ 2 भी है आपका, ये 2 भी है, इस तरह से यहाँ पे 3 भी है। इस तरह से बहुत डिफरेंट सारी यहाँ पे अल्टरनेटिंग का सोर्सेस सप्लाइड है। अब हमको एक पार्टिकुलर स्टेशन को सुनना है, तब हम जब रेडियो में ट्यून करेंगे तो हम उसका फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। तो हमारी जो रेडियो है उसमें आपका एलसीआर सर्किट लगी होती है, उसका फ्रीक्वेंसी, और जब हम ट्यून करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्स जो एसी दिए हैं, जो डिफरेंट स्टेशन से निकल के आ रही है, उसका फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए तब हमको वो उसका आवाज उस रेडियो पे सुनाई देता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे बहुत सारी एसी की सोर्सेस हैं, तो हमको सब एक बार में क्यों नहीं सुनाई देती है, तो इसका भी वही आंसर है कि सबका हमारा फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, और हमारे रेडियो पे RLC सर्किट लगा होता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, सेट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को मान के चलिए कि ये आपका फर्स्ट समझने के लिए पहला FM है, ये वाला सेकेंड FM है, और ये आपका थर्ड FM है, थर्ड FM है। अगर फर्स्ट FM को सुनना है तो फर्स्ट FM के स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उस फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ से ट्यून करके सेट करना होगा, और इस फ्रीक्वेंसी से जब आपका रेडियो का RLC सर्किट का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा तब आप इस FM को सुन पाएंगे। अगर दूसरी FM को अगर सुनना है आपको
तो उस केस में आप फ्रीक्वेंसी को क्या करना होगा, बदलना होगा। तब आपको सेकेंड एफएम का फ्रीक्वेंसी मैच कराना होगा, तब आप सेकेंड को सुन पाएंगे। उसी तरह से थर्ड के लिए बहुत सारी वहां पे जितना भी स्टेशन है उसको आप सुन पाएंगे। तो इसलिए हमको रेजोनेंस की आवश्यकता होती है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए समझने के लिए कि जो पहला एफएम है वहां से निकलने वाला जो आपका एसी सप्लाई है उसको हम लोग मान लेते हैं E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा 1 t मान लेते हैं, इसका जो वैल्यू है उसको। दूसरा एफएम के लिए जो स्टेशन फ्रीक्वेंसी है उसका को हम मान लेते हैं E0 साइन ओमेगा 2t। उसी तरह से आप n तक मान सकते हैं कि सभी जो हमारी स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकलती है। इसी तरह से आप n तक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको n मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका E0 साइन ओमेगा n t। इस तरह से वहां से एसी सप्लाई की जाती है और एसी सप्लाई करने से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। और जब हम इसी फ्रीक्वेंसी को आरएलसी सर्किट के द्वारा मैच करा देते हैं तब वो स्टेशन हमको क्लियरिटी के साथ में पकड़ में आता है। लेकिन कुछ केस पे हम लोग ये भी देखे हैं कि जब हम रेडियो को ट्यून किए हैं तो हमको एक साथ दो स्टेशन की आवाज आती है, कभी कभार 3 स्टेशन की भी आवाज आने लगती है। इसका पीछे का कारण है कि इस स्टेशन और इस रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी का गैपिंग है वो क्या होता है, कम होता है। जब हम ट्यून करते हैं तो उस समय जो हमारा रेडियो पे आरएलसी सर्किट लगा हुआ है वो दोनों का फ्रीक्वेंसी को थोड़ा थोड़ा मैच करता है। इसलिए इस केस पे हमको 2 स्टेशन 3 स्टेशन की आवाज एक साथ सुनाई देता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस का मतलब हुआ कि जब हम फ्रीक्वेंसी को सप्लाई करते हैं, एसी सप्लाई करते हैं, तो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। तब किसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहा जाता है। मान के चलिए कि इसको बेटर समझने के लिए आप एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायरेक्शन आपका करंट को इंडिकेट करता है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेगा। और जब आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो ये भाग आपका मैक्सिमम करंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है देन करंट इन द सर्किट बिकम मैक्सिमम, यानी कि ये आपका I0 है और इस पॉइंट को हम लोग ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। इस रेजोनेंस का जो सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग सेलेक्टर सर्किट भी कहते हैं। सेलेक्टर सर्किट इसलिए कहा गया कि आपके पास में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में से उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। और सिलेक्ट कब करता है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी से हम आरएलसी का फ्रीक्वेंसी को मैच करा देते हैं। इसीलिए रेजोनेंस को हम लोग सेलेक्टर सर्किट भी कहा जाता है। दिस सर्किट is also called selector circuit। इसलिए रेजोनेंस को हम लोग सेलेक्टर सर्किट भी कहते हैं। अब याद रखेंगे सेलेक्टर सर्किट क्यों कहते हैं। Circuit used to, therefore circuit used to select frequency out of many available। हमारे पास में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी उपलब्ध होती है, लेकिन इस बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में से केवल वो 1 फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है। इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इस सर्किट को हम लोग सेलेक्टर सर्किट कहा जाता है। और इसी की वजह से
हम लोग रेडियो का एक स्टेशन को क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्टर इज LCR सीरीज सर्किट। सेलेक्टर इन LCR सर्किट। अगर आपको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तब इस केस में आपको कैपेसिटेंस को बदलना होगा। आप LCR सर्किट में जब कैपेसिटेंस को बदल देंगे तो आपकी अंदर का जो रेडियो का फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। अगर आप वॉल्यूम को बदलना चाहते हैं तो इस केस में आपको रेसिस्टेंस को बदलना होगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। जब आप दूसरा स्टेशन को सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी को जब चेंज करते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि LCR सर्किट के अंदर आप C का वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि FM1 आप सुन रहे हैं, आपको FM2 सुनना है, तो आप C का वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी बदलेगा, और जब FM2 स्टेशन से उसका फ्रीक्वेंसी मैच कर पाएगा तब आप FM2 का स्टेशन को सुन पाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कराना है तब इस केस में आपको रेसिस्टेंस को बदलना होगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए लिख देते हैं। चेंज फ्रीक्वेंसी बाय चेंजिंग C को बदलेंगे, C फॉर कैपेसिटेंस का वैल्यू को बदलेंगे तब आपका फ्रीक्वेंसी बदलेगा। अगर आपको वॉल्यूम बदलना है, चेंज वॉल्यूम बाय चेंजिंग, तब इस केस में आपको रेसिस्टेंस को बदलना होगा, तब आपका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। आपने जब किसी रेडियो या टीवी का सर्किट खुला हुआ है तो उसको देखे होंगे कि उसमें एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का बना होता है। इसमें कहीं कहीं पे दो नोब निकले होते हैं, किसी किसी में आपका 3 भी नोब निकले होते हैं, इस तरह से। यही बोलेंगे कैपेसिटर है, और इसी कैपेसिटर का वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। और जब इसका वैल्यू चेंज होती है तो आपका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है किसी भी सर्किट पे, और इसी सर्किट को हम टीवी, रेडियो वगैरह वगैरह चीज में यूज करते हैं। चलिए अब और थोड़ी सी जानकारी, अगर हम ओम्स लॉ के अनुसार पे चले तो आपको पता है कि I = V/R होता है। तो यहाँ पे हमारा जो V है यानी कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हमने EMF के रूप में देकर रखा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, E/R। E यहाँ पे हमारा है EMF। मतलब कि अगर आप रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट को घटना होगा, अगर करंट को बढ़ाना है तो रेसिस्टेंस को क्या करना होगा, घटाना होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम से आपको बताने का कोशिश करते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि शायद आप लोग समझ भी पाएंगे कि जब आपने करंट सप्लाई किया, ये देखिए, तो आपको इस तरह से यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला, ये आपका रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस मान के चलिए, इस रेसिस्टेंस को हमने R3 मान के रखा। जब आपने फिर से इसको चेंज किया तो इसका रेसिस्टेंस आपको इस तरह से मिला, इसको आप R2 मान के चलिए, इसको जब आपने इस तरह से चेंज किया तो आपको इस तरह से मिला, R3 मिला। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आपका मैक्सिमम रेसिस्टेंस यहाँ पे मिलती है उस समय आपका करंट क्या होता है, लो होता है। मतलब कि समझ लेते हैं कि यहाँ का जो करंट है उसको I3 मान लेते हैं, यहाँ का जो करंट है उसको I2 मान लेते हैं, यहाँ का करंट को अगर हम क्या मान लेते हैं, I3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठती है कि R3 पे
करंट का वैल्यू कितना होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम रेसिस्टेंस है तो सबसे कम यहाँ पे हमको करंट देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि बात किया जाए, अगर हमारा रेसिस्टेंस R3 सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे सबसे कम करंट मिलेगी। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो I3 इज ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा, इससे कम है आपका R2 और सबसे कम रेसिस्टेंस है आपका R3 में। अगर R3 में सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस है तो सबसे कम करंट आपको क्या मिलने वाला है, I3 का करंट मिलने वाला है। इससे कम मतलब इससे ज्यादा आपको I2 का करंट मिलने वाला है और सबसे ज्यादा करंट मिलने वाला है I1 में। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप रेसिस्टेंस को मैक्सिमम करते हैं तो उस केस में आपको मिनिमम करंट मिलेगा, और जब आप जैसे जैसे रेसिस्टेंस को घटाएंगे वैसे वैसे आपका करंट इंक्रीज होते जाएगा। और यही घटनाएं आपका इस सर्किट के अंदर भी होता है, LCR सर्किट के अंदर भी होता है। तो ये था आपका रेजोनेंस। अब थोड़ी सी इसी रेजोनेंस सर्किट में हम बात करें कि आखिर में जब हम ट्यून करते हैं LCR सर्किट को किसी रेडियो में, तब वो 2 स्टेशन 3 स्टेशन को कैच करती है। तो इसको हम किस तरह से उसको फिल्टर कर सकते हैं, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम दूर दूर ले के जा सकते हैं, किस तरह से उसका क्वालिटी में सुधार ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको ट्यून करें कि वो हमारा क्वालिटी बेटर हो जाए। और एक अगला टॉपिक भी देंगे यहाँ पे, जिसका नाम होगा आपका क्वालिटी ऑफ ट्यूनिंग, जिसको क्यू फैक्टर के नाम से जानेंगे। क्वालिटी ऑफ ट्यूनिंग, क्वालिटी ऑफ ट्यूनिंग जिसको क्यू फैक्टर के नाम से जाना जाता है। क्यू फॉर क्वालिटी, क्यू फॉर क्वालिटी में स्टैंड है। चलिए समझते हैं। अब इसको ग्राफ से पहले फिर समझ लेंगे। सपोज ये डायरेक्शन आपका फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है और ये डायरेक्शन आपका करंट को दिखा रहा है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, मान के चलिए, तो यहाँ पे जब आप रेजोनेंस मिलाए तो ये आपको मैक्सिमम करंट मिलता है। हमने रेजोनेंस में पढ़ के देखा, यानी कि ये I0 का वैल्यू है। तो इस केस में आपको एक चीज यहाँ पे जरूर नजर आई होगी कि अगर इस फ्रीक्वेंसी को आपने मैच कराया एक स्टेशन के लिए, तो यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे बहुत जगह पे थोड़े थोड़े से डिफरेंस में क्या होंगे, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होंगे। जब हमने इस फ्रीक्वेंसी को मैच कराया तो इसका फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या करता है, कैच करता है, और इसकी वजह से आपका एक साथ 2 स्टेशन सुनाई देने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इसको ट्यून करते हैं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि पावर जो होता है, समझिएगा यहाँ पे ये हमारा सप्लाई है, इसको हम सप्लाई दिए और हमको मैक्सिमम करंट I0 मिल गया। अगर मान के चलिए इसको हम आधा करना चाहें, इसका पावर, पहले पावर को समझिए कि पावर हमारा यहाँ पे कितना होता है। तो हम जान चुके हैं कि पावर जो होता है वो हमारा I0 स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस R होता है। अगर हम इसको हाफ कर दें, हाफ कर दें का क्या मतलब कि इसका पावर को हम 1/2 कर दें, यानी कि पावर को आधा कर दें, तब क्या होता है, अगर हम 1/2 कर दें तो हमको मिलेगा ये I0 बाई √2 का स्क्वायर
इंटू आर। ये बात समझ में आया होगा कि √2 का स्क्वायर है मतलब 1/2 और I0 का स्क्वायर। इस तरह से हमको हाफ करंट मिल जाती है। अगर हाफ करंट मिला यानी कि हाफ वैल्यू मिला तो हाफ वैल्यू लगभग मान के चलिए कि इस आसपास मिलेगा आपको। ये आपका हाफ वैल्यू है यहाँ, ये हाफ। अगर इसको आप आधा मानते हैं, I0/√2 मानते हैं, तो यहाँ पे इस हाफ वैल्यू के अंदर पे बहुत सारा फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी को जो हमने ट्यून करके रखा है वो क्या करेगा, पकड़ने लगेगा। और इसी वजह से आपका रेडियो एक साथ दो स्टेशन को क्या करेगा, पकड़ने लगेगा और आपको 2-3 आवाज एक साथ सुनाई देने लगेंगी। इसका जब हम I0 का यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का करंट को आधा किए तब भी ये घटनाएं घटी 1/√2 यानी कि 1/2 हाफ कर दिए तब भी हमको ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ये क्या करेगा, कैच करेगा इस तरह से। और आपको एक साथ में 2-2 स्टेशन 3-3 स्टेशन की आवाजें सुनाई देगी। देख लीजिए क्यों ऐसा सुनाई देगा। मान के चलिए कि आप इसको इस तरह से ग्राफ खींचते हैं तो आपको इतना चौड़ा आपको बैंडविड्थ मिल जाता है और इस बैंडविड्थ में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी हैं और इस फ्रीक्वेंसी को जो हम ट्यून किए हैं वो बैंड भी क्या करता है, कैच कर लेता है। अब इसको मान के चलिए कि इसका फ्रीक्वेंसी को हम साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं मतलब तेज कर देते हैं। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी को तेज करें तो ये कुछ इस तरह से चली जाएगी ऊपर, ध्यान से देखिए इस तरह से। अब इस केस में देखिए कि आपका हाफ यहाँ पे हुआ, अब यहाँ पे हुआ तो इसको इस तरह से मिलाएंगे तो इसका बैंड देखिए यहाँ से यहाँ फिर छोटा सा हो गया। छोटा हुआ मतलब कि ये कम रेडियो स्टेशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैच करेगी और हमको क्या होगा, क्लियर आवाज सुनाई देगा। अगर हम इसको और शार्प कर दें इस तरह से, बहुत ज्यादा शार्प किया जाए इसको, तो देखिए इस दोनों का बैंडविड्थ है वो और क्या हो गया, कम हो गया। अब इसके बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी उपलब्ध नहीं होगा। अगर उसके बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी उपलब्ध नहीं होगा तब हमको क्लियर स्पष्ट आवाज सुनाई देगी। ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं ये हमारा सप्लाई है, हमको सप्लाई को साफ करना होगा। देखिए जैसे हम सप्लाई को साफ कर देंगे वैसे वैसे हम लोग को इसकी जो प्रॉब्लम थी 2 स्टेशन पकड़ने की, 3 स्टेशन पकड़ने की, ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, यानी कि क्यू फैक्टर आपका स्टैंड है, क्यू फैक्टर स्टैंड है क्वालिटी फैक्टर पे, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर पे स्टैंड है। चलिए अब थोड़ी सी और समझ लेते हैं कि ये सब हमारी जो घटनाएं घटती है टीवी या रेडियो के अंदर पे वो केवल RLC सर्किट की वजह से होती है। मतलब मान के चलिए यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे इंडक्टेंस लगा है और यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा है। आपने यहाँ AC सप्लाई दिया इस तरह से और यहाँ से 2 तार को यहाँ से जोड़ के निकाल के यहाँ पे जो भी लगाना है आपको, स्पीकर वगैरह जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसका फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे, जिस तरह से शार्प करंट सप्लाई करेंगे वैसे वैसे आपका क्वालिटी क्या होते जाएगा, इंप्रूव होते जाएगा। ये आपका AC सप्लाई है, AC सप्लाई, AC सप्लाई। अब ग्राफ में ये भी जान चुके हैं कि ये वाला और ये आपका XC, ये आपका XL और ये डायरेक्शन का आपका केवल क्या था, R था। ये आपका था केवल R, यानी कि VR इसको बोल सकते हैं, आपने पढ़ के रखा। अब ये भी जानते हैं कि VL इक्वल टू IXL के बराबर होता है, IXL के बराबर होता है। XC आपका VCI XC के बराबर होता है। ये हम लोग
जान चुके हैं। और ये आई एक्सेल हमारा होता है आई एल ओमेगा, क्योंकि एक्सेल एल ओमेगा के बराबर होता है, और आई एक्सी हमारा 1 बाई बराबर होता है। और रेजोनेंस में आपका एक्सएल एक्सी के बराबर होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप इसको इधर लेके लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0। इस तरह से रेजोनेंस में आपका एक्सएल और एक्सी का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। अगर आपका एक्सएल माइनस एक्सी 0 हुआ तो आपको यहाँ पे VL माइनस VC इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो केवल आपका जो सर्किट है वो R पे डिपेंड करता है। अट रेजोनेंस अब आपके पास में केवल बचा V इक्वल टू VR, और इसी को हम लोग कहते हैं Z इक्वल टू R, यानी कि LCR सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो केवल R के ऊपर डिपेंड होता है रेजोनेंस में। चलिए Q फैक्टर वोल्टेज अक्रॉस L और C। अगर हम क्वालिटी फैक्टर पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब हमको क्या मिलेगा कि दोनों में हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस R का मतलब रेसिस्टेंस अप्लाई करेंगे, तब इस केस में हमको मिलने वाला है आपका I4 करंट। आपने पढ़ के रखा L ओमेगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बाय हम अप्लाई करेंगे क्या, अक्रॉस R, IR। और यहां से I से I अगर कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा L ओमेगा बाई R। और इस इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं, जब L बाई R ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलता है 1 बाई, इस ओमेगा का वैल्यू पुट करें तो हमको मिल जाता है 1 बाई अंडर रूट LC, यानी कि आपको मिला L बाई अंडर रूट LC, क्योंकि आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट LC होता है। उसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि आपको क्या मिला कि 1 बाई R इंटू ऊपर में आपका L है और नीचे LC है, तो क्या L को आप रूट L इंटू रूट L लिख सकते हैं, बाई नीचे आपका L इंटू रूट C है। ये देखिए हम इसको अलग अलग करके लिखे हैं, यहाँ से ये खत्म हो गया, तब आपको क्या मिला 1/2 अंडर रूट L बाई C मिल गया। देखिए ये आपका क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। इस तरह से, यानी कि आधा, हाफ, L बाई C का हाफ। मतलब क्वालिटी इक्वल टू आपको मिलता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी इक्वल टू मिलता है आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ ऑफ एसेट सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ
मैसेज सिग्नल। अब मैसेज सिग्नल क्या है इसको भी आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए कि आप ये सारी बातें पढ़ के रखे हैं कि ये आपका रेजोनेंस के फॉर्म में है, और ये जो है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है जब आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। तो ये आपका आई नोट हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। सपोज आपका हाफ जब लिए थे तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट मिला था। मान के चलिए कि यहां से इस दूरी को और यहां से इस दूरी को आप डेल्टा ओमेगा मान लें, डेल्टा ओमेगा, और इसको भी क्या मान लें, डेल्टा ओमेगा। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास में क्या है, क्योंकि यही ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा नॉट, इसमें आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है और आप ट्यून कर पाते हैं। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल आपके पास में क्या है, डेल्टा ओमेगा, और इधर भी क्या है, डेल्टा ओमेगा। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 डेल्टा ओमेगा। मतलब क्वालिटी इक्वल टू आपको मिलेगा ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे। हमने देखा था कि जैसे जैसे हम करंट सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई को शार्प करते हैं वैसे वैसे हमको क्वालिटी मिलते जाता है। मतलब शार्पनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी करंट कर्व इज क्वालिटी ऑफ सर्किट। ये बातें समझ में आ गया होगा आप लोगों को पूरी तरह से। और ये होती है हमारा रेजोनेंस सर्किट, और रेजोनेंस सर्किट के अंदर पे क्वालिटी ट्यूनिंग और क्यू फैक्टर। चलिए हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाएंगे ताकि आपको ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए। अब एक हम जो पीछे भाग में पढ़ चुके हैं उसी से एक रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन को आप पहले समझिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ए रेडियो कैन टेक ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोजीशन ऑफ मीडियम वेज MW ब्रॉडकास्ट बैंड 800 kHz to 1200 kHz if its LC circuit has an effective inductance of 200 μH यानी कि हेनरी, what must be the range of variable capacity। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दो निकालना होगा, एक हमको 800 kHz का निकालना होगा और एक निकालना होगा 1200 kHz का। तो पहले 800 के लिए निकालते हैं, 800 किलोहर्ट्ज। ये आपका रेजोनेंस है, याद रखेंगे ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। यहाँ पे इस केस का जो L है वो आपको दिया हुआ है 200 माइक्रो हेनरी μH। मतलब ओमेगा नोट का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा नोट का वैल्यू होता है 2 पाई इंटू, यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 800 फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज, हाँ 800 दिया हुआ है यानी कि 800 किलोहर्ट्ज। चलिए इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा। ये आपका ओमेगा नोट का वैल्यू इक्वल टू 1/√LC। इसको हम लोग L का वैल्यू पुट करते हैं, C का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगा। 2 पाई इंटू 800 किलोहर्ट्ज
किलो को चेंज कर दीजिए, यानी कि 1000 के बराबर 10 पावर 3 इक्वल टू 1/√L। L का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 200 इंटू म्यू का वैल्यू होता है 10 पावर -6 हेनरी इंटू C है, तो इस केस में हम इस C को C1 मान लेते हैं। जब आप इसको न्यूमेरिकली सोल्व कर लेंगे C1 को बाहर करके, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 198.09 पिकोफैराड। आप इसको कर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं इसको आप सोल्व कर पाएंगे। आपको C1 का वैल्यू 198.09 पिकोफैराड मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा का निकालिए। सिमिलरली फॉर 1200 किलोहर्ट्ज के लिए सेम फार्मूला यूज होगा। यहां से हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 पाई इंटू 1200 इंटू 10 पावर 3 इक्वल टू 1/√, यहाँ पे L का वैल्यू वही होगा 200 इंटू 10 पावर 6 इंटू यहाँ का जो कैपेसिटेंस है उसको हम C2 मान लेते हैं। जब आप C2 बाहर कर देंगे, यहाँ से C2 को बाहर कर देंगे, तो लगभग आपको वैल्यू मिलेगा 88.04 पिकोफैराड। इतनी सी बातें समझ में आता है, आप इसको सोल्व कर लेंगे। ये था हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। चलिए, और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आज की जितनी भी हम लोग का क्लास हुई शायद आप समझ पाए होंगे।